U65 हिंदी। सिर में थोड़ा दर्द क्यों हो रहा है? बाय जिक्सी रुकी, उसके गाल थोड़े लाल हो गए जब उसने कहा, यह मैं ही था जिसने तुम्हें मारा। आह, मुंह हुआ दंग रह गया। बाय जिक्सी ने क्षमा याचना के भाव के साथ धीरे से कहा, तुम पहले जाग गए थे, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें बेहोश कर दिया। मुंह हुआ ने इसके बारे में सोचा और समझ गया। वह पहले भी तीर्थस्थल ताओवादी क्षेत्र में फंस चुका था और छोटा 5 तत्व भूत उसके चेतना सागर में भाग गया था तथा उस पर कब्जा करने और मुक्त होने का अवसर प्राप्त करने का इरादा रखता था। सौभाग्य से उसकी छोटी बहन चतुर थी और उसने उसे मार गिराया। मुंह हुआ ने सिर हिलाया और कहा, यह ठीक है। लेकिन वह अपना सिर रगड़ने से खुद को नहीं रोक सका और खुद से बुदबुदाया। छोटी जूनियर बहन का मुक्का चोट पहुंचाता है। क्या वह अपने मंत्रों के साथ साथ शरीर शोधन का भी अभ्यास कर रही है? मुंह हुआ को लगातार अपने सिर के पिछले हिस्से को रगड़ते हुए देखकर बाय जिक्सी को एहसास हुआ कि उसने उसे शायद बहुत जोर से मारा है और थोड़ी चिंता के साथ उसने कहा, अभी भी दर्द होता है। मुंह हुआ ने अपना सिर हिलाया, अब इतना नहीं। बाय जिक्सी ने एक पल सोचा और फिर धीरे से कहा, मुझे इसे रगड़ने में आपकी मदद करने दीजिए। मुंह हुआ का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, कोई जरूरत नहीं। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसने महसूस किया कि उसकी छोटी बहन की उंगलियां उसके माथे को सहला रही थीं, ठंडी और मुलायम, और दर्द को पल भर में दूर कर रही थीं। मुंह हुआ का दिल धड़कने लगा और उसका चेहरा और भी लाल हो गया। एक पल बाद मुंह हुआ को एहसास हुआ कि उसके सिर पर एक और हाथ है। उसने अपना सिर घुमाया तो देखा कि बाय जिशेंग भी उसे सहला रहा था। मुंह हुआ चौंका, तुम क्या कर रहे हो? बाय जिशेंग ने कहा, मैं इसे रगड़ने में आपकी मदद कर रहा हूं। मुंह हुआ ने मना कर दिया, कोई जरूरत नहीं। बाय जिशेंग ने बेचैनी और लापरवाही से अपने बाल बिगाड़ लिए। बाय जिशेंग ने असंतुष्ट होकर कहा, यह एक बड़े भाई का अपने छोटे भाई के प्रति स्नेह है। कोई जरूरत नहीं है। आप जिन आशीषों में रहते हैं उन्हें न जानना। आप वास्तव में शिकायत कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वे दोनों आपस में झगड़ते और चिढ़ाते थे। श्री जुआंग उनके पीछे पीछे चल रहे थे, अपने तीनों शिष्यों को सौम्य दृष्टि से देख रहे थे। उनके होंठ थोड़े ऊपर उठे हुए थे। तेज हवा चली और श्री जुआंग ने थोड़ा ऊपर उठकर पंचतत्व संप्रदाय के पर्वतीय सुरक्षा व्यूह की ओर देखा। उनकी आंखों की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। एक क्षण बाद उसकी दृष्टि पुनः कोमल हो गई, लेकिन उस सौम्यता के भीतर अफसोस और उदासी दोनों थी। डॉट डॉट डॉट। जब समूह अतिथि कक्षों में वापस आया और थोड़ी देर आराम किया तो श्री जुआंग ने मोहुआ से पूछा, क्या आपने 5 तत्वों की आत्मा संरचना सीख ली है? हम मुख्य बुजुर्ग के वहां न होने पर मोहुआ ने कुछ भी नहीं छिपाया और मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर और जाने। केवल इतना ही नहीं, मैंने मंदिर में कुछ और भी देखा। मोहुआ ने श्री जुआंग को मंदिर में अपने अनुभव की सारी बातें बताईं और विस्तार से कुछ भी नहीं बताया। श्री जुआंग काफी आश्चर्यचकित थे। स्रोत पैटर्न? हाँ। मुंह हुआ ने सिर हिलाया, फिर पूछा, गुरुजी, क्या ये स्रोत पैटर्न पंच तत्व संरचना प्रवाह है? क्या प्रत्येक संरचना प्रवाह का एक स्रोत पैटर्न होता है? श्री जूंग ने मोहुआ की ओर देखा और धीरे से आह भरी। सिद्धांततः मुझे इस समय आपको फॉर्मेशन फ्लो के बारे में नहीं बताना चाहिए, लेकिन चूंकि आपने इसे देख लिया है और गणना विधि सीख ली है, इसलिए मैं संक्षेप में समझाऊंगा। मुंह हुआ सीधे बैठ गया और ध्यान से सुनने लगा। श्री जुआंग ने कहा, तथाकथित फॉर्मेशन फ्लो, इसका पूरा नाम फॉर्मेशन मेथड ओरिजिन स्ट्रीम है, जो एक निश्चित प्रकार के फॉर्मेशन की समानता और सार की तलाश करता है। फॉर्मेशन फ्लो का स्वरूप विविध है। कुछ संरचनाएं बहुमुखी होती हैं, जो कंकाल की तरह काम करती हैं। एक बार इसमें महारत हासिल कर लेने पर ये समान संरचनाओं को और अधिक कुशलता से चित्रित करने में सक्षम बनाती है। कुछ एक प्रकार के ताओवादी अर्थ हैं। इस ताओवादी अर्थ को समझने के बाद समान संरचनाओं को सादृश्य द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। अन्य भौतिक वस्तुओं में सन्निहित हैं तलवारें, चित्र, मूर्तियां और यहां तक कि पहाड़ और नदियां भी हैं। बेशक आपने जो उल्लेख किया है वह एक गठन पैटर्न भी है। जटिल को सरल बनाएं, अनेक को एकीकृत करें, हजारों संरचनाओं को एक एकल स्रोत पैटर्न में संघनित करें। ऐसी संरचना प्रवाह विरासत अधिक कठिन और अधिक जटिल होती है और गणना में दिव्य भावना का उपभोग भी सबसे अधिक होता है। श्री जुआंग ने ये कहा, अपना सिर हिलाया और उनकी अभिव्यक्ति चिंतनशील हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पंचतत्व संप्रदाय के पूर्वजों की इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा होगी,
कि वे स्रोत पैटर्न की गणना में एक पूरे संप्रदाय की शक्ति खर्च कर देंगे, एक संरचना प्रवाह का निर्माण करेंगे और संप्रदाय की संरचनाओं को फलने फूलने देंगे तथा संरचना क्षेत्र में एक दिग्गज बन जाएंगे। मोहुआ खुद को ये पूछने से नहीं रोक सका, गुरुजी, पंचतत्व निर्माण प्रवाह अमर आकाश निर्माण प्रवाह से किस प्रकार भिन्न है? क्या हमारे संप्रदाय के अमर आकाश निर्माण प्रवाह में 5 तत्व निर्माण प्रवाह शामिल है? श्री ज्वांग ने एक क्षण विचार किया और फिर धीरे से बोलने और समझाने लगे। फॉर्मेशन फ्लो, फॉर्मेशन विधि मूल धारा को दर्शाता है, लेकिन ये तथाकथित ओरिजिन स्ट्रीम जरूरी नहीं कि असली ओरिजिन स्ट्रीम ही हो। मोहुआ हैरान था, भौहें चढ़ा रहा था, फिर उसकी आंखें चमक उठी। मूल धारा को लोग समझ लेते हैं, और यदि वह महान दाव के निकट भी पहुंच जाती है, तो भी क्या वह वास्तविक महान दाव नहीं हो सकती? श्री ज्वांग की आंखें स्वीकृति से चमक उठी और उन्होंने सिर हिलाया। ये सही है, इसलिए तथाकथित फॉर्मेशन विधि मूल धारा आवश्यक रूप से वास्तविक मूल नहीं हो सकती है, बल्कि यह फॉर्मेशन प्रवाह के लिए मूल धारा की फॉर्मेशन मास्टर की समझ और सारांश हो सकती है। जैसे अमर आकाश निर्माण प्रवाह के साथ, वैसे ही 5 तत्व निर्माण प्रवाह के साथ भी वही सिद्धांत लागू होता है। दूसरे शब्दों में, पंचतत्व संप्रदाय की पंचतत्व संरचनाओं की गणना द्वारा निर्मित संरचना प्रवाह को पंचतत्व संरचना प्रवाह कहा जाता है। अन्य संप्रदाय जो पंचतत्व संरचनाओं की उत्पत्ति को समझते हैं, वे इसे पंचतत्व संरचना प्रवाह भी कह सकते हैं। श्री ज्वांग ने मोहुआ की ओर फिर से गहन अर्थ के साथ देखा। किसी दिन यदि आप 5 तत्वों के सार को समझ लेते हैं और अपना स्वयं का निर्माण प्रवाह बना लेते हैं, तो इसे 5 तत्व निर्माण प्रवाह भी कहा जा सकता है। मोहुआ को एक आभास हुआ, तो अमर आकाश गठन प्रवाह सभी स्वर्गों की गठन विधि मूल धाराओं को शामिल करते हुए, भले ही इसमें 5 तत्व संरचनाएं शामिल हों, 5 तत्व संप्रदाय के 5 तत्व गठन प्रवाह से भिन्न हो सकती हैं, और यहां तक कि पूरी तरह से अलग भी हो सकती हैं। श्री ज्वांग ने सिर हिलाया और कहा, प्रत्येक संरचना प्रवाह की अपनी ताकत और कमजोरियां हैं, लेकिन उन सभी में सामान्य कमियां हैं। अमर आकाश संरचना प्रवाह में संरचना कला की अत्यंत गहन समझ निहित है, इतनी कि इसे किसी भी संरचना मास्टर द्वारा मानक के रूप में माना जा सकता है। लेकिन चाहे ये कितना भी गहरा क्यों न हो, यह अभी भी एक दृष्टिकोण ही है। अंधविश्वास किसी भी प्रकार के विश्वास न होने से भी बदतर है। इसीलिए मैंने आपसे आग्रह किया कि आप निर्माण प्रवाह सीखने में जल्दबाजी न करें, बल्कि दुनिया के निर्माणों को चरणबद्ध तरीके से समझें और सीखें। जो आप सीखते हैं उसे लागू करें और उन्हें एकीकृत करें और समझें। अंततः आप अपना स्वयं का निर्माण प्रवाह बना लेंगे और उसका उपयोग सच्चे महान दाव की खोज के लिए करेंगे। श्री ज्वांग ने गहन अर्थ के साथ कहा, दाव को प्राप्त करने के लिए कानून का उपयोग करना। सभी कानून तो बस बेड़ा हैं। संरचना प्रवाह कानून हैं, वे ड्राफ्ट हैं, दाव नहीं। मोहुआ को लगा कि वह कुछ तो समझ गया, लेकिन सब कुछ नहीं, इसलिए उसने श्री ज्वांग के शब्दों को ध्यान से याद किया। भविष्य में जब उसे कोई बोध होगा, तो वह उनकी पुष्टि करेगा और धीरे धीरे उन्हें समझ लेगा। लेकिन श्री ज्वांग के शब्दों को सुनने के बाद मोहुआ को भी फॉर्मेशन फ्लो की अवधारणा मोटे तौर पर समझ में आ गई। संरचना प्रवाह संरचनाओं की मूल धारा का सारांश और समझ है। अमर आकाश निर्माण प्रवाह और पंचतत्व निर्माण प्रवाह सहित विश्व के सभी निर्माण प्रवाह निर्माण कलाओं के स्रोत को स्पर्श करते हैं। एक ओर वे अत्यंत गहन और रहस्यमय हैं, दूसरी ओर उनमें से प्रत्येक की अपनी अपनी शक्तियां हैं और उनमें से सत्य और असत्य में अंतर करना कठिन है। इन्हें स्वयं सीखना और प्रयोग करना चाहिए। ज्ञान और कर्म की एकता जो आप सीखते हैं उसे लागू करना, समझना और व्यवहार में अपनाना। गठन प्रवाह का अंधाधुंध आदर करने से व्यक्ति प्रवाह का कठपुतली बन जाएगा, राफ्ट को दाव समझने की भूल करेगा तथा दाव की खोज की कोई आशा न रखते हुए आत्म लगाए गए कारावास को सहन करेगा। मोहुआ की आंखों में चमक और भी बढ़ गई। श्री ज्वांग ने थोड़ा सिर हिलाया। मोहुआ को कुछ स्पष्टता मिली, फिर उसने भौहें चढ़ाई और दूसरे मामले के बारे में पूछा। गुरुजी, क्या स्रोत पैटर्न की अपनी इच्छा होती है? श्री ज्वांग की निगाहें तेज हो गईं, उनका स्वर भारी हो गया, उनकी अपनी इच्छा। हाँ, मोहुआ ने एक पल सोचा और कहा, वे अपने आप विकसित होते हैं, अपने आप फैलते हैं, परजीवी बन सकते हैं और हावी हो सकते हैं। हालांकि वे बोल नहीं सकते, लेकिन उनके गठन पैटर्न आंखों की तरह होते हैं, जिनमें इंसानों जैसी भावनाएं होती हैं। श्री ज्वांग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। क्या आप उस 5 तत्व स्रोत पैटर्न की बात कर रहे हैं? मोहुआ ने सिर हिलाया।
मिस्टर ज्वांग का चेहरा गंभीर था, उनकी उंगलियां मेज पर थपथपा रही थीं, उनके विचार अशांत थे। काफी देर बाद आखिरकार उन्होंने कहा, सामान्यतः स्रोत पैटर्न में ऐसा नहीं होता। विरासत बस विरासत है, जो कि साधकों की समझ और धारणा है। यह एक जादू बिंदु है, इसकी कोई इच्छा नहीं है। जिन लोगों में इच्छा शक्ति होती है, वे ही विरासत को नियंत्रित करते हैं। स्रोत पैटर्न में एक विचलन। श्री ज्वांग ने भौहें चढ़ाईं और जोर से सोचा। क्या उस समय पंचतत्व संप्रदाय में कुछ गलत हो गया था? एक गलत गणना के कारण स्रोत पैटर्न में परिवर्तन हो गया था? या क्या उन्हें किसी आपदा का सामना करना पड़ा, जिसमें बुरी आत्माओं ने आक्रमण कर दिया था? या शायद उनके खिलाफ कोई साजिश रची गई थी, कुछ पोषित किया जा रहा था? पंचतत्व संप्रदाय का पतन, क्या यह इस स्रोत पैटर्न के कारण हो सकता है? मो हुआ ने बार बार सिर हिलाया। उसने भी यही सोचा। वह सचमुच अपने गुरु का शिष्य था, जो उनके साथ विचार कर रहा था। श्री ज्वांग की निगाहें तेज हो गईं और उन्होंने मो हुआ से पूछा, वह स्रोत पैटर्न अब कहाँ है? मैंने इसे एक पेंटिंग के अंदर छिपा दिया है। एक पेंटिंग? मो हुआ ने चिंतन मानचित्र निकाला। पहले ये चिंतन मानचित्र झांग परिवार का ज़ॉम्बी पूर्वज चित्र था। अब ज़ॉम्बी के बिना, लेकिन स्रोत पैटर्न के साथ निर्माण की विरासत से अंकित, ये पंचतत्व निर्माण प्रवाह मानचित्र बन गया था। श्री ज्वांग ने कुछ तांबे के सिक्के निकाले, उन्हें मेज पर एक ऐसी संरचना में व्यवस्थित किया जिसे मोहुआ समझ नहीं सका, और फिर उस संरचना के भीतर नक्शा रख दिया तथा उसे धीरे धीरे खोल दिया। मानचित्र पर 5 रंगों वाली संरचना का पैटर्न था। संरचना पैटर्न सीलबंद था, इसकी चमक मंद थी, लेकिन इसकी आभा प्राचीन थी। सावधान रहो गुरुजी, यह अपनी आंखें खोल देगा, मोहुआ ने फुसफुसाकर याद दिलाया। इसकी आंखें खोलो। श्री ज्वांग 5 तत्वों के गठन प्रवाह चार्ट को देखकर थोड़ा स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्होंने देखा कि गठन पैटर्न पूरी तरह से स्थिर थे, अपनी आंखें खोलने का कोई संकेत नहीं दिखा रहे थे, बहुत शांत, यहां तक कि कोई भी कह सकता था, आज्ञाकारी। श्री ज्वांग ने असमंजस में पूछा, इसमें क्या गड़बड़ है? संभवतः यह मंदिर से घर चला आया होगा और इसकी जीवन शक्ति को नुकसान पहुंचा होगा, इसलिए यह सतह पर आने का साहस नहीं कर पाया। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के माध्यम से अपडेट रहें। इसकी जीवन शक्ति को किस प्रकार चोट पहुंची, ये ताओवादी स्तंभ के लिए चिंता का विषय था, और मोहुआ ने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया। श्री ज्वांग को भी एक मोटी समझ थी और उन्होंने अधिक गहराई में नहीं जाकर फिर भी चुपचाप मोहुआ की ओर देखा और मन ही मन सोचा कि उनका छोटा शिष्य, हालांकि मनुष्यों और जानवरों के लिए हानिरहित प्रतीत होता है, लेकिन लोगों को धमकाते समय उनके साथ नरमी से पेश नहीं आता। इससे उसका मन शांत हो गया। श्री ज्वांग ने 5 तत्व निर्माण प्रवाह चार्ट पर एक बार फिर से नजर डाली, उनके विचार जागृत हुए, उन्होंने कुछ गणनाएं की, और जितना अधिक उन्होंने गणना की, उतना ही अधिक वे आश्चर्यचकित हुए, उन्हें ये कुछ हद तक अविश्वसनीय लगा। क्या ये वास्तव में पंचतत्व संप्रदाय का आधार है? आधारशिला? मोहुआ हैरान था। श्री ज्वांग की अभिव्यक्ति जटिल थी जब उन्होंने मोहुआ की ओर असहाय भाव से देखा। हजारों वर्षों की नींव, क्या यही आधारशिला नहीं है? मोहुआ का मुंह अविश्वास से थोड़ा सा खुल गया। हजारों वर्षों की नींव। उन्होंने 5 तत्वों के स्रोत पैटर्न की ओर इशारा किया तथा समझने का प्रयास किया। बस यही बात। 5 तत्वों का स्रोत पैटर्न आक्रोश से कांप उठा, लेकिन अंततः उसने अभी भी अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की। श्री ज्वांग ने सिर हिलाया। स्रोत पैटर्न की गणना पद्धति के साथ अनेक को एक में बदलते हुए 5 तत्व संप्रदाय ने पूरे संप्रदाय के गठन को इस स्रोत पैटर्न सिद्धांत में संकलित किया। दूसरे शब्दों में, इस स्रोत पैटर्न में हजारों वर्षों से 5 तत्व संप्रदाय की सभी निर्माण विरासत शामिल है। मोहुआ आश्चर्यचकित रह गया। वह जानता था कि यह स्रोत पैटर्न संरचना प्रवाह विकास का एक उत्पाद था और असाधारण होना चाहिए, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इस हद तक असाधारण होगा। लेकिन मोहुआ थोड़ा हैरान था, इस स्रोत पैटर्न का उपयोग कैसे किया जाता है। वह वास्तव में फॉर्मेशन फ्लो को नहीं समझता था। इस स्रोत पैटर्न का उद्देश्य क्या था, इस बारे में भी वह निश्चित नहीं थे। इसका उपयोग किसी अन्य के चेतना सागर को संक्रमित करने के लिए रोगजेंट के रूप में संभवतः नहीं किया जा सकता। श्री ज्वांग ने कहा, 2 संभावनाएं हैं। सबसे पहले, यदि आप स्रोत पैटर्न की इच्छा को दबा नहीं सकते, तो उसे न देखें, उसका अध्ययन न करें, क्योंकि एक बार स्रोत पैटर्न स्थापित हो जाए, चेतना के सागर के स्वामी को बदल दे, तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। दूसरा, श्री ज्वांग ने मोहुआ की ओर देखा, यदि आपके पास इस स्रोत पैटर्न को दबाने का कोई तरीका है,
तो आप स्रोत पैटर्न की उल्टी गणना और पृथक्करण का प्रयास कर सकते हैं। रिवर्स गणना, स्रोत पैटर्न को अलग करें। मो हुआ आश्चर्यचकित रह गया। श्री जुआंग ने सिर हिलाकर अपनी बात जारी रखी। आपने पंचतत्व संप्रदाय की गणना विधि सीख ली है, जो संरचना पैटर्न को निकाल सकती है, जटिलता को सरलता में बदल सकती है। इसके विपरीत, ये सरलता को जटिलता में बदल सकती है और निकाले गए संरचना पैटर्न को फिर से अलग कर सकती है। श्री जुआंग ने आह भरते हुए कहा, इस स्रोत पैटर्न के भीतर पंचतत्व संप्रदाय की सभी पंचतत्व निर्माण विरासत निहित है। इसे अलग करके आप इन निर्माण विधियों के निर्माण आरेख प्राप्त करेंगे। पांच तत्व संप्रदाय की संपूर्ण संरचना विरासत। मो हुआ ने सिर हिलाया, फिर जैसे कुछ याद आ गया हो, उसका दिल अचानक कांप उठा। क्या इसका मतलब यह नहीं है? श्री जुआंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए सकारात्मक संकेत दिया। वास्तव में इसमें पांच तत्वों की आत्मा संरचना की विरासत शामिल है, और यह कोई साधारण विरासत नहीं है। श्री जुआंग के स्वर से उनका आश्चर्य प्रकट हुआ। ये संभवतः प्रथम श्रेणी से द्वितीय श्रेणी तक, यहाँ तक कि तृतीय श्रेणी और उससे ऊपर की बहुमूल्य, लगभग लुप्त प्राचीन अल्टीमेट फॉर्मेशन विरासत का एक पूरा सेट है। ये हजारों वर्षों से संचित पंचतत्व संप्रदाय का सच्चा आधार है। इसमें प्रथम रैंक और उससे ऊपर के पांच तत्व परम संरचना के लिए विरासत का एक पूरा सेट शामिल है, और यह एक समय के प्रथम श्रेणी के निर्माण संप्रदाय पंचतत्व संप्रदाय की प्राचीन विरासत थी। मो हुआ उत्तेजना से अभिभूत था। मो हुआ के जश्न खत्म करने के बाद श्री जुआंग हल्के से मुस्कुराए। बेशक यह इतना आसान नहीं है, मुझे पता था। मो हुआ ने मन ही मन बुदबुदाया। कुछ देर सोचा और फिर मिस्टर जुआंग से पूछा, गुरुजी, ये नींव बहुत गहराई में छिपी होगी, है ना? श्री जुआंग ने गंभीर स्वर में सिर हिलाकर कहा, पांच तत्व संप्रदाय की आधारभूत विरासत प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले, जैसा कि मैंने अभी कहा, व्यक्ति के पास स्रोत पैटर्न को दबाने का कोई तरीका होना चाहिए। यदि कोई इसे दबा नहीं सकता और बिना सोचे समझे स्रोत पैटर्न की गणना करने का प्रयास करता है, तो वह अनिवार्य रूप से स्रोत पैटर्न द्वारा परजीवी बन जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसकी आत्मा का क्षय हो जाएगा। भले ही कोई इसे दबा सके, फिर भी उन्हें अत्यंत सावधान रहना होगा। ये स्रोत पैटर्न बहुत प्राचीन है और इसमें दिव्य इंद्रिय की अंतहीन और गूढ़ कंप्यूटिंग शक्ति निहित है। यह अज्ञात है कि वास्तव में क्या विसंगतियां हुई हैं। उन दिनों का पंचतत्व संप्रदाय इतनी महान शक्ति, इतने सारे निर्माण गुरुओं और निर्माण अध्ययन के इतने गहन ज्ञान के साथ फिर भी अंत में इससे निपट नहीं सका। मधुमेह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। इंसुलक्स डायबिटिक। इसलिए यदि आप वास्तव में स्रोत पैटर्न को समझना और गणना करना चाहते हैं, तो आपको अत्यंत सतर्क और पूर्णतः आश्वस्त होना होगा। श्री जुआंग की अभिव्यक्ति गंभीर थी। मो हुआ ने गंभीरता से सिर हिलाया। मास्टर, मैं सावधान रहूंगा। जब आवश्यक होगा तो मैं सुरक्षित खेल खेलूंगा। श्री जुआंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सके, फिर बोले, दूसरी आवश्यकता है दिव्य अनुभूति। स्रोत पैटर्न में गणना शामिल है, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में दिव्य ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसके अलावा यह उल्टी गणना है, और आप जो गणना कर रहे हैं वह एक स्रोत पैटर्न है जिसमें अनगिनत मात्रा में गणनात्मक शक्ति समाहित है, इसलिए दिव्य ज्ञान की आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं। श्री जुआंग ने पांच तत्व निर्माण प्रवाह चार्ट को फिर से देखा। अपनी दृष्टि पांच बंद आंखों वाले बहुरंगी स्रोत पैटर्न पर स्थिर की और गहरी आंखों से धीरे से कहा, इस स्रोत पैटर्न में पंचतत्व संप्रदाय द्वारा संचित सभी पंचतत्व निर्माण विधियां सम्मिलित हैं, जिनमें पंचतत्व आत्मा निर्माण भी शामिल है, जो एक निर्माण तत्ववादी भंडार के समान है। लेकिन अंदर की अधिकांश संरचनाएं संरचना पैटर्न की विविधताओं के माध्यम से एन्क्रिप्टेड हैं। पर्याप्त दिव्य ज्ञान के बिना उनकी गणना नहीं की जा सकती। अपनी वर्तमान दिव्य भावना के साथ यदि आप गणना करने का प्रयास भी करें, तो आपको केवल हिमशैल का सिरा ही दिखाई देगा। बाकी तत्ववादी भंडार अक्षय है, और आपको भविष्य तक प्रतीक्षा करनी होगी। जब आपकी साधना में सुधार होगा और आपकी दिव्य भावना अधिक प्रबल होगी, तभी आप इसे उजागर और समझ सकेंगे। श्री जुआंग ने फॉर्मेशन फ्लो चार्ट बंद किया और उसे मो हुआ को सौंप दिया। ये स्रोत पैटर्न पांच तत्वों की असंख्य घटनाओं को समाहित करता है। ये संपूर्ण पंचतत्व संप्रदाय की मूल संरचना विरासत है, और साधना जगत को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि यह फीनिक्स के पंखों और गैंडे के सींगों जितना दुर्लभ है और माप से परे अमूल्य है। तुम्हें इसे सुरक्षित रखना होगा और याद रखना होगा कि इसे किसी को नहीं बताना होगा,
अन्यथा यह निश्चित रूप से लालची निगाहों को आकर्षित करेगा। मो हुआ ने अपने हाथों में चार्ट को 1000 कैटी जितना भारी महसूस किया और गंभीरता से सिर हिलाया। श्री जुआंग ने मो हुआ के सिर पर थपथपाया और राहत की हल्की सांस ली। एक और बात है, श्री जुआंग ने कहा, 5 तत्वों की आत्मा संरचना को एक नए नाम की आवश्यकता है। नया नाम? मो हुआ चौंका। अच्छा नहीं लग रहा। यद्यपि उन्होंने महसूस किया कि 5 एलिमेंट स्पिरिट फॉर्मेशन नाम में प्रभुत्व और परिष्कार का अभाव था, तथा यह एक सामान्य और कुछ हद तक देहाती संरचना जैसा प्रतीत होता था, फिर भी उन्होंने नाम बदलने को आवश्यक नहीं समझा। श्री जुआंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। किसी संरचना का नाम उसके सिद्धांतों से संबंधित होता है और आमतौर पर इसे बेतरतीब ढंग से नहीं चुना जाता है। 5 तत्वों की आत्मा संरचना, आत्मा शब्द के साथ साधारण लग सकती है, लेकिन जानकार संरचना मास्टर के लिए ये दर्शाता है कि इस संरचना में 5 तत्वों की आध्यात्मिक शक्ति का सार शामिल है, जो सामान्य संरचनाओं से स्पष्ट रूप से अलग है। मैं आपको नाम बदलने का सुझाव देता हूं क्योंकि मैं संबंध जोड़ने से बचना चाहता हूं। मैं आपको 5 तत्व संप्रदाय से जोड़ना नहीं चाहता हूं। 5 तत्व आत्मा निर्माण का संबंध पंच तत्व संप्रदाय से बहुत निकट है, और इसमें आपकी निपुणता अनिवार्य रूप से यह संकेत देती है कि आपका संबंध पंच तत्व संप्रदाय से है। खजाना रखने से अपराध बोध होता है। जिनके इरादे हैं उनकी नज़र में आप ऐसे व्यक्ति हैं जो खजाना लेकर सड़कों पर अपना नाम उछाल रहा है और परेड कर रहा है। बात को समझते हुए मो हुआ ने बार बार सिर हिलाया। मास्टर सही कह रहे हैं। धन कमाते समय कम प्रोफाइल रखना सबसे अच्छा तरीका है। यद्यपि हम खुलेआम और ईमानदारी से अध्ययन करते हैं, लेकिन अत्यधिक दिखावा करने से आसानी से ईर्ष्या और परेशानी आ सकती है। इसके अलावा वो मुख्य बुजुर्ग बूढ़ा और संकीर्ण सोच वाला है। अगर उसे पता चल जाए कि मैंने उनका संप्रदाय रक्षा सूत्र सीख लिया है, तो शायद वह बहुत क्रोधित हो जाएगा। उसे दिल का दौरा पड़ने से बचाने के लिए मैं उसे यह बात नहीं बताऊंगा। मो हुआ ने सोचते हुए कहा। श्री जुआंग ने हंसते हुए कहा। फिर कुछ क्षण विचार करने के बाद उन्होंने निर्देश दिया। साधना जगत का कार्य कारण भाग्य द्वारा निर्धारित होता है। ये स्रोत स्वरूप, यद्यपि आपकी अपनी क्षमता से प्राप्त किया गया है, अंततः पंचतत्व संप्रदाय के पूर्वजों का एक अनुग्रह है। यदि भविष्य में मौका मिले तो आप इस कारण कार्य का भुगतान कर सकते हैं और पंचतत्व संप्रदाय वंश के लिए कुछ अच्छे कर्म कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। हाँ, मो हुआ ने सिर हिलाया। मैं याद रखूंगा। फिर उसने पूछा, गुरुदेव, 5 तत्वों की आत्मा संरचना, अगर मुझे इसका नाम बदलना पड़े तो मैं इसका नाम क्या रखूं? श्री जुआंग ने धीरे से उत्तर दिया, इसके बारे में आप स्वयं सोचें। बहुत कम ऐसे फॉर्मेशन मास्टर हैं जो इस विधि को जानते हैं। जो दूसरों के पास नहीं है, वह आपके पास है, जो आपका आधार बनेगा। भले ही नाम अनाकर्षक हो, लेकिन इसका उपयोग आप ही कर सकते हैं। मो हुआ ने चिंता से भौहें चढ़ाईं। ये वास्तव में एक गंभीर विचार था जिस पर गहन विचार विमर्श की आवश्यकता थी और इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती थी। लेकिन उस समय कोई तात्कालिकता नहीं थी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह देखना था कि क्या वह, जैसा कि उसने शुरू में आशा की थी, स्रोत पैटर्न को दबा सकता है और उससे पंचतत्व आत्मा संरचना सहित सभी पंचतत्व संरचनाओं की उल्टी गणना कर सकता है। श्री जुआंग को विदाई देने के बाद मो हुआ अपने कमरे में लौट आया और स्रोत पैटर्न पर विचार करना शुरू करना चाहता था। लेकिन विचार करने पर उन्हें अब भी लगा कि यह मूर्खतापूर्ण था। उसने अपने मालिक से वादा किया था कि वह थोड़ा और सुरक्षित रहेगा। बैकवोट बैकवोट बैकवोट। हुआ ने इसके बाद अपने चारों ओर एक संरचना स्थापित की, जिसमें से कुछ ने अपनी आभा को पृथक कर लिया ताकि पता न चल सके, तथा नियंत्रण प्रकार की संरचनाएं बनाई ताकि यदि वह परजीवी हो जाए तो वह नियंत्रित होकर न भागे। कमरे के भीतर की संरचनाएं मकड़ी के जाल की तरह घनी और जटिल थीं। मो हुआ ने अपने हाथों को थपथपाया और अब वह काफी सहज महसूस कर रहा था। लेकिन वह अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था, इसलिए वह अगले दरवाजे पर दौड़ा और दरवाजा खटखटाया। बाय जिक्सी ने दरवाजा खोला और मो हुआ को असमंजस से देखा। मो हुआ ने कहा, वरिष्ठ बहन, अगर मैं बाद में असामान्य व्यवहार करूं तो मुझे रोकिएगा और फिर मास्टर को बुलाए। बाय जिक्सी की आंखें चमक उठी। क्या मुझे तुम्हें भी मार गिराना चाहिए? मो हुआ का सिर धीरे से धड़कने लगा, लेकिन उसने फिर भी अपने दांत भींच लिए और कहा, मुझे मार डालो। फिर उसने कहा, लेकिन क्या आप थोड़ा आसान कर सकते हैं? बाय जिक्सी ने सिर हिलाया, मैं नर्म रहूंगी।
उसे कार्य सौंपने के बाद मोहुआ अपने कमरे में वापस आया और 5 तत्व गठन प्रवाह मानचित्र को उसके सामने रख दिया, जिसमें 5 तत्व भिन्न स्रोत पैटर्न था। जैसे ही मोहुआ उसे खोलने वाला था, वह एक बार फिर हिचकिचाया। उसे लगा कि वह अभी भी थोड़ा और कायर हो सकता है। मोहुआ ने आसमान देखा। रात के 22 बज चुके थे और कुछ ही देर में दोपहर के 1 बजने वाले थे। दोपहर 1 बजे उनकी चेतना के सागर में एक ताओवादी स्तंभ प्रकट हुआ। ताओवादी स्तंभ को अपने समर्थन में लेकर वह मानचित्र को समझने के लिए आगे बढ़ेंगे। देरी से धार लगाने से लकड़ी काटने की गति धीमी नहीं होती, बस थोड़ा और इंतजार करना पड़ता है। मोहुआ पालथी मारकर बैठ गया, अपने मन और आत्मा को शांत करते हुए। जैसे ही दोपहर के 1 बज गए, मोहुआ ने अचानक अपनी आंखें खोली, फिर मानचित्र खोला, शांति से कल्पना करते हुए और गणना पर ध्यान केंद्रित करते हुए। स्रोत पैटर्न ने अपनी आंखें बंद कर ली। कोई विसंगति नहीं थी, ये सिर्फ सामान्य संरचना प्रवाह था। यह विभिन्न संरचनाओं को सारांशित करके बनाई गई संरचना विधि मूलधारा थी। 5 तत्व संप्रदाय की गणना पद्धति का अनुसरण करते हुए मोहुआ ने उल्टी गणना करना शुरू किया। वास्तव में उनकी चेतना के सागर के भीतर स्रोत पैटर्न के किनारे पर गठन पैटर्न के छोटे टुकड़े धीरे धीरे अलग हो गए, विकसित हुए और अंततः विभिन्न पूर्ण संरचनाओं का निर्माण किया। मोहुआ इन संरचनाओं से बहुत परिचित था। वे सभी प्रथम श्रेणी के दायरे में सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाले पंचतत्व निर्माण थे, और यद्यपि उनकी प्राचीन विरासत के कारण विधियां थोड़ी भिन्न थीं, निर्माण पैटर्न में कुछ परिवर्तन थे, तथापि वे काफी हद तक एक जैसे थे। मोहुआ का उत्साह बढ़ गया। मास्टर सही थे, उल्टी गणना संभव थी। ये स्रोत पैटर्न एक ताओवादी भंडार था, संरचनाओं का खजाना जिसमें अनगिनत 5 तत्व संरचनाएं शामिल थीं। एक बार गणना करना सीख लेने पर विभिन्न पंचतत्व संरचना आरेखों को रिवर्स इंजीनियर करना और प्राप्त करना संभव हो जाएगा। मोहुआ की आंखें चमक उठी जब उसने अपनी गणना जारी रखी। चेतना का सागर शांत था, मोहुआ का मन विचलित नहीं था। इस पर रात का अधिकांश समय बिताने के बाद मोहुआ को अंततः एक और बात समझ में आ गई। विपरीत गणनाएं दिव्य इंद्रिय की शक्ति से संबंधित थीं। दिव्य भावना जितनी अधिक प्रबल होगी, वो पंचतत्व संरचनाओं के स्तर की उतनी ही अधिक गणना कर सकेगा। 13 धारियों के शिखर पर उनकी दिव्य भावना के साथ उनके द्वारा प्राप्त संरचना पैटर्न भी 13 धारियों से नीचे थे। 13 पट्टियों से ऊपर की संरचनाएं डिकोड करने की उनकी क्षमता से परे थीं। जहां तक विशिष्ट संरचनाओं का सवाल है, वह क्या प्राप्त कर सकता है, ये भाग्य पर निर्भर था। अब तक मोहुआ ने स्रोत पैटर्न से जो संरचनाएं प्राप्त की थीं, वे विविध थीं। हालांकि सभी को 5 तत्वों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, जिसमें धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी का पूर्ण प्रतिनिधित्व शामिल था, जो 3 या 4 पैटर्न वाली संरचनाओं से लेकर 9 पैटर्न वाली प्रथम श्रेणी की संरचनाओं तक थी। ये लॉटरी निकालने जैसा था, आप जो भी निकालते थे वही आपको मिलता था, बिना किसी विशेष पैटर्न के। मोहुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उनके अनुमान के अनुसार स्रोत पैटर्न की गणना और निर्माण प्रवाह की व्युत्पत्ति की प्रक्रिया जटिल थी। इतनी बड़ी ताओ साधना परियोजना को निश्चित रूप से विशिष्ट प्रोटोकॉल और नियमों का पालन करना होगा। इन निर्माण पैटर्नों को भी एक निश्चित क्रम और ढांचे में व्यवस्थित किया जाना चाहिए, ताकि वे एक साथ मिलकर स्रोत पैटर्न का निर्माण कर सकें तथा संभवतः अराजकता की स्थिति में न हो। हालांकि मोहुआ अभी तक इस पर स्पष्ट नहीं थे और उन्हें भविष्य में अपनी समझ जारी रखनी होगी। मोहुआ फिर से स्थिति की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। हजारों वर्षों की विरासत, इस स्रोत पैटर्न में कितने संरचनाएं समाहित हो सकती हैं? यदि यह पूरी तरह से गणना करके और पूरी तरह से डिकोड कर दिया जाए तो ये कैसा दिखेगा? क्या होगा यदि वह इसमें निहित सभी संरचनाओं को सीख सके? संरचना और गणना दोनों में जानकार होने के कारण क्या वह मानव आकार के स्रोत पैटर्न जैसा नहीं बन जाएगा? मोहुआ इन विचारों को मन में लेकर उत्सुकता से अपने हृदय में विचार कर रहा था। जैसे ही उसका मन भटकने लगा, उसे अचानक नींद आने लगी, मानो लंबे समय तक गणना करने से वह थक गया हो और उसकी दिव्य इंद्रिय भी काफी हद तक क्षीण हो गई हो। मोहुआ की पलकें आपस में लड़ रही थीं और वह धीरे धीरे ऊँघ रहा था। उसका छोटा सा सिर बार बार हिल रहा था। शायद थोड़ी नींद, मोहुआ ने यही सोचा, लेकिन अचानक वह चौंक कर जाग गया। नींद? कैसी नींद? ये सब उसकी अपनी चेतना के सागर में ताओवादी स्तंभ के सामने था। उसे कभी नींद नहीं आती थी। कुछ तो गड़बड़ है। जब मोहुआ ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि 5 तत्व संरचना प्रवाह मानचित्र पर स्रोत पैटर्न ने किसी तरह अपनी आंखें खोल दी थीं।
मोहुआ का दिल धड़क उठा और उसने खुद को पूरी तरह से संभाला, अपनी दिव्य भावना की जांच की। यकीन से उनकी चेतना के सागर के अंदर निर्माण पैटर्न की एक जटिल श्रृंखला थी। ये स्रोत पैटर्न पुनः बेचैन हो गया, उसके मन में बुरे इरादे पनपने लगे तथा उसने उसकी केंद्रित गणनाओं और उसकी थकी हुई दिव्य इंद्रियों का लाभ उठाकर एक पृथ्वी श्रृंखला शयन संरचना का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य उसे निद्रालु बनाना और सुला देना था। इस बीच इसके गठन पैटर्न चींटियों या स्पर्शकों की तरह गुप्त रूप से उसकी चेतना के सागर में घुसपैठ कर रहे थे। क्या यह अभी भी मुझ पर परजीवी बनना चाहता है? मोहुआ की निगाहें तेज हो गईं। सही नहीं। गठन पैटर्न का अनुसरण करते हुए मोहुआ को अचानक एहसास हुआ, स्रोत पैटर्न का लक्ष्य ताओवादी स्तंभ है। क्या इसमें ताओवादी स्तंभ पर आक्रमण करने की हिम्मत है? मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं, उसका मन तेजी से दौड़ने लगा और वह जल्द ही गंभीर हो गया। नहीं, ये ताओवादी स्तंभ के साथ आत्मसात होना चाहता है। मोहुआ को अचानक ज्ञान प्राप्त हुआ। ताओवादी स्तंभ निराकार और महान दाओ के अनुरूप महान दाओ का सार अपने ऊपर धारण करता है। क्या ये स्रोत पैटर्न महान दाओ के साथ आत्मसात करना चाहता था और ताओवादी स्टेल के साथ विलय करना चाहता था? ये स्रोत पैटर्न एक उपपत्नी बनना चाहता है जो ताओवादी स्तंभ से चिपकी हुई है। क्या ये भी योग्य है? मोहुआ की भौहें तन गईं। वह गणना का उपयोग करके संरचना पैटर्न को पुनर्गठित करना चाहता था और स्रोत पैटर्न को 5 तत्वों के संरचना प्रवाह मानचित्र में वापस लाना चाहता था। हालांकि उसकी गणना अभी भी थोड़ी धीमी थी। कई 5 रंगीन संरचना पैटर्न पहले ही मोहुआ के चेतना सागर में फैल चुके थे और केंद्रीय ताओवादी स्तंभ से जुड़ गए थे। रंगों वाली संरचना पैटर्न ने ताओवादी स्तंभ की अलौकिक सतह पर अपनी छाप छोड़ी। स्रोत पैटर्न की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। महान दाओ की प्राचीन आभा उसे कंपायमान कर रही थी, फिर भी वह उसे अत्यधिक उत्तेजित कर रही थी। यह महान दाओ द्वारा धीरे धीरे नष्ट किया जा रहा था, लेकिन साथ ही यह महान दाओ के सार के करीब पहुंच रहा था, एक परिवर्तन से गुजर रहा था। मोहुआ ने संरचना पैटर्न को दबाने के लिए गणना पद्धति का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन उसकी दिव्य भावना सीमित थी और अनिवार्य रूप से उसकी गति अभी भी बहुत धीमी थी। मोहुआ के दिल में भारीपन की भावना छा गई। उसी समय ताओवादी स्तंभ के ऊपर से एक शांत और विनाशकारी आभा अचानक प्रकट हुई। यह आभामंडल, जो उतना ही प्राचीन था, अधिक प्रभावशाली था, एक ठंडे और मृत मौन से भरा हुआ था जो सब कुछ मिटाने में सक्षम प्रतीत होता था। ताओवादी स्तंभ के ऊपर लाल रंग के संरचना पैटर्न जगमगा उठे। यह अमर पैटर्न था जिसमें क्लेश बिजली की शक्ति थी, जिसे मोहुआ ने स्वर्गीय दाओ की दरारों के माध्यम से देखा और याद किया था जब उसने बड़े गठन को तोड़ा, फैंग शी को मार डाला और स्वर्गीय प्रतिशोध लाने के लिए स्वर्गीय दाओ गठन को ट्रिगर किया। अमर पैटर्न की उपस्थिति के साथ ताओवादी स्टील के ऊपर क्लेश बिजली का एक लाल रंग दिखाई दिया। बिजली की एक चमक में 5 तत्व स्रोत पैटर्न से फैले सभी गठन पैटर्न मिट गए। स्रोत पैटर्न की जीवन शक्ति को बहुत नुकसान पहुंचा, उसकी आंखें अकथनीय भय से कांप रही थीं। अमर पैटर्न क्लेश बिजली। यदि ताओवादी स्तंभ महान दाओ का प्रतीक है जो सब कुछ को अपने में समाहित करता है, तब वह क्लेशकारी बिजली शुद्ध संहार पथ का प्रतीक थी जो सभी चीजों का विनाश कर देती है। स्रोत पैटर्न ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि मोहुआ के चेतना सागर के भीतर एक अमर पैटर्न अंकित था। एक क्लेश बिजली उत्कीर्ण थी जो एक चौंकाने वाली घातक क्लेश को छुपा रही थी। स्रोत पैटर्न बिजली की गति से जो किसी के कानों को ढकने का भी समय नहीं छोड़ता, 5 तत्व गठन प्रवाह मानचित्र में वापस सिकुड़ गया। अब उसकी आंखें और भी कसकर बंद हो गईं, एक पतली रेखा की तरह कांप रही थी और फिर से कुछ भयानक देखने के डर से एक झिरी भी खोलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। मोहुआ को कुछ अवाक महसूस हुआ। क्या तुम सिर्फ आत्मपीड़ावादी नहीं हो रहे हो? बिना पिटाई के तुम कभी नहीं सीख सकते। अब स्रोत पैटर्न को गुस्सा करने की भी हिम्मत नहीं थी, वह केवल चार्ट में छिप सकता था, चुपचाप मृत होने का नाटक कर सकता था। मोहुआ ने अपना सिर हिलाया, लेकिन राहत की सांस भी ली। ताओवादी स्तंभ के दमन और अमर पैटर्न के निवारण के साथ 5 तत्वों के स्रोत पैटर्न को अब पूरी तरह से ईमानदार होना चाहिए और किसी भी अधिक चालाक विचारों को आश्रय नहीं देना चाहिए। भविष्य में पंचतत्व निर्माण पैटर्न का अनुमान लगाना भी उनके लिए अधिक सुरक्षित होगा। लेकिन उसी समय मोहुआ के मन में एक नई जिज्ञासा जागृत हुई। अमर पैटर्न और स्रोत पैटर्न के बीच क्या संबंध है? क्या ये हो सकता है कि अमर पैटर्न स्वयं एक प्रकार का उच्च स्तरीय स्रोत पैटर्न है? यदि ऐसा होता तो
स्रोत पैटर्न का निष्कर्ष निकालकर कोई भी व्यक्ति स्रोत पैटर्न के भीतर से संकलित 5 तत्व संरचना प्राप्त कर सकता है। फिर यदि एक दिन मेरी दिव्य इंद्रिय इतनी शक्तिशाली हो गई कि वह अमर पैटर्न का अनुमान लगा सके, तो अमर पैटर्न से क्या प्राप्त होगा? स्वर्गीय क्लेश, थंडर फॉर्मेशन। मोहुआ का दिल उत्साह से धड़क उठा। हालांकि ये बातें केवल अनुमान थीं और वह अभी तक इनके बारे में निश्चित नहीं था। इन विचारों को मान्य करने के लिए उसे तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक उसकी साधना उच्चतर न हो जाए, उसकी दिव्य भावना प्रबल न हो जाए तथा संरचनाओं पर उसकी महारत गहरी न हो जाए। मोहुआ ने आह भरी। उसकी साधना अभी पर्याप्त ऊंची नहीं हुई थी, उसकी दिव्य भावना अभी पर्याप्त मजबूत नहीं हुई थी। ऐसा प्रतीत होता था कि उन्हें अपनी साधना में तेजी लाने तथा फाउंडेशन स्थापना को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता थी। वहां बहुत सारी शक्तिशाली संरचनाएं थीं जो उसे सीखने के लिए इंतजार कर रही थीं। उसका उत्साह बढ़ गया। मोहुआ ने खुद को सिर हिलाया। ... दूसरी ओर मंदिर के सामने मुख्य बुजुर्ग भौहें चढ़ाए हुए थे। मोहुआ और उसके दो साथी, निराश, श्री जुआंग, पराजित। मुख्य बुजुर्ग ने वास्तव में कुछ दिनों के लिए संतोष में सांस ली थी। लेकिन कुछ दिनों बाद जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता उतना ही अधिक उसे यह गलत लगता। श्री जुआंग, जो अपनी सावधानीपूर्वक योजनाओं के लिए प्रसिद्ध थे, वे इतनी आसानी से असफल होने वाले व्यक्ति नहीं थे। उनके 3 शिष्यों के बारे में जहां तक भाई बहनों का सवाल है, वो उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते, इसलिए उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन केवल मो नामक जूनियर फॉर्मेशन मास्टर की बात करें, जिनकी प्रतिभा अद्भुत थी और फॉर्मेशन के प्रति उनकी प्रतिभा वास्तव में असाधारण थी, तो सबसे बड़ी समस्या थी उनके गुणों की कमी। उसकी योजनाएं बहुत चालाक थीं। क्या ऐसा षड्यंत्रकारी जूनियर फॉर्मेशन मास्टर सचमुच इतना निराश होगा सिर्फ इसलिए कि वो फॉर्मेशन नहीं सीख सका? या यूं कहें कि उसके लिए ये सामान्य बात होती कि वह आसानी से कुछ न सीख पाता, लेकिन उसकी प्रतिभा के कारण कुछ भी न सीख पाना असामान्य बात थी। मुख्य बुजुर्ग को लगा कि शायद श्री जुआंग और उनके शिष्य ने उनके साथ छल किया है। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसने ये सब सच मान लिया था। मुख्य बुजुर्ग को क्रोध से खून खौलता हुआ महसूस हुआ। उन्होंने एक बार फिर मंदिर के सामने धूप बत्ती चढ़ाई। इस बार धूप बिना किसी विसंगति के जलती रही और धीरे धीरे समाप्त होती गई। फिर भी मुख्य बुजुर्ग की भौहें और भी अधिक तन गईं। कोई विसंगति का मतलब कोई संकेत नहीं। वह चिन्ह कहाँ था? इस मंदिर में रहने वाले छोटे राक्षस का क्या हुआ? वह कहाँ चला गया? कुछ देर तक मंदिर का निरीक्षण करने के बाद मुख्य बुजुर्ग अचानक ठिठक गए। मंदिर सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके नीचे एक अंधेरा स्थान था जहां एक दरवाजा गायब लग रहा था। मंदिर का बड़ा दरवाजा किसने तोड़ा था? बिल्कुल नहीं। मंदिर के अंदर पंचतत्व संप्रदाय की विरासत मौजूद है। मंदिर का बड़ा दरवाजा टूट गया था और अंदर का छोटा राक्षस गायब हो गया था। मुख्य बुजुर्ग को अपने हृदय में कंपन महसूस हुआ। एक अविश्वसनीय विचार उभरकर सामने आया। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पंचतत्व संप्रदाय की छिपी हुई विरासत पूरी तरह से लूट ली गई हो? बिल्कुल नहीं। मुख्य बुजुर्ग ने संप्रदाय के नेता लियाओ को बुलाया। संप्रदाय के नेता लियाओ ने अपनी उलझन व्यक्त करने से पहले काफी देर तक मंदिर को देखा। ऐसा लगता है सचमुच एक दरवाजा गायब है। दोनों ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। वे काफी उलझन में थे। ये तीर्थस्थान, जो पंचतत्व संप्रदाय के पूर्वजों से प्राप्त हुआ था, एक दिव्य विचार ताओवादी क्षेत्र था जिसमें पंचतत्व आत्मा निर्माण का संचरण था। संप्रदाय के पूर्वजों के हाथों से उत्पन्न ये तीर्थस्थल गहन एवं अथाह था। पृथ्वी पर ऐसा कौन था जो मंदिर के दरवाजे बलपूर्वक तोड़ सके? और उन्होंने ये कैसे किया? क्या दरवाजा तोड़ने वाले लोग श्री जुआंग के 3 शिष्य थे, या फिर अंदर मौजूद वह छोटा सा भूत? संप्रदाय के नेता लियाओ को छोटे भूत के मामले के बारे में पता था। ये 5 तत्व संप्रदाय का एक रहस्य था। गठन के ज्ञान की हानि को रोकने के लिए सैकड़ों साल पहले 5 तत्व संप्रदाय के एक पुराने संप्रदाय नेता ने विशेष रूप से एक छोटे से भूत को पकड़ लिया था और उसे पालने के लिए मंदिर के भीतर रख दिया था, जिससे वह बाहरी लोगों को भ्रमित करने के लिए भ्रम पैदा कर सके और 5 तत्व संप्रदाय की मूल विरासत को लीक होने से रोक सके। लेकिन अब मंदिर के दरवाजे टूट गए हैं और छोटा सा भूत गायब है। संप्रदाय के नेता लियाओ ने चिंता से कहा, 5 तत्वों की आत्मा संरचना का संचरण। मुख्य बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। मुझे नहीं पता। फिर उसने मंदिर की ओर एक बार फिर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं और भौहें चढ़ाकर कहा,
इन सैकड़ों वर्षों में मैंने हमेशा महसूस किया है कि इस तीर्थस्थल के भीतर एक विशेष महत्व है, मानो इसमें कोई विशेष विरासत भी छिपी हो। लेकिन अब मंदिर का एक दरवाजा गायब हो जाने से यह महत्व अचानक गायब हो गया है। ऐसा लगता है जैसे किसी अज्ञात व्यक्ति ने इसकी सामग्री खाली कर दी हो। अब मंदिर एक खाली खोल की तरह, एक निर्जन मंडप की तरह खाली और ठंडा खड़ा था। संप्रदाय के नेता लियाओ ने आश्चर्य से पूछा, मुख्य बुजुर्ग, हमारे 5 तत्व संप्रदाय की और क्या विरासत है? मुख्य बुजुर्ग चुप रहे, क्योंकि वह भी नहीं जानता था। संप्रदाय के नेता लियाओ ने अपना सिर हिलाया और मन ही मन उपहास किया। अपने चेहरे को सोने से सजाने के लिए पंचतत्व आत्मा संरचना के अलावा पंचतत्व संप्रदाय के पास और क्या विरासत हो सकती है? यहाँ तक कि 5 तत्वों की आत्मा संरचना भी केवल नाम मात्र की थी, कोई भी इसे सीखने में सक्षम नहीं था और यह पूरी तरह अप्राप्य थी। हालांकि ये ऐसे विचार थे जिन्हें वह स्वाभाविक रूप से खुलकर व्यक्त नहीं करते। संप्रदाय के नेता लियाओ की आंखों में एक चमक सी चमक उठी जब उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मुख्य बुजुर्ग, क्या ऐसा हो सकता है कि श्री झुआंग और उनके शिष्यों ने हमारे पंचतत्व संप्रदाय की विरासत चुरा ली है? मुख्य बुजुर्ग का दिल कांप उठा, उसकी भौहें और भी अधिक सिकुड़ गईं। यही उनकी चिंता थी। श्री झुआंग के रहस्यमय होने और उनके शिष्यों में असाधारण प्रतिभा होने के कारण यदि गुरु और शिष्यों ने कोई योजना बनाई होती और उनके पंचतत्व संप्रदाय की विरासत चुरा ली होती, तो यह अंतहीन समस्या होती। मुख्य प्रश्न ये था कि यह विरासत वास्तव में क्या थी? 5 तत्वों से आत्मा का निर्माण। यदि यह 5 तत्वों की आत्मा संरचना थी, तो उनके पास आपत्ति करने का कोई आधार नहीं था, क्योंकि यह कुछ ऐसा था जिसे उन्हें सीखना था और उन्होंने सही ढंग से इसमें महारत हासिल की थी। लेकिन क्या होगा यदि यह सिर्फ 5 तत्वों की आत्मा संरचना न हो? सिर्फ 5 तत्वों की आत्मा संरचना ही नहीं, ये और क्या हो सकता है? पंचतत्व संप्रदाय के पुराने पूर्वजों ने उनके लिए और क्या छोड़ा था? मुख्य बुजुर्ग पूरी तरह से हैरान थे। संप्रदाय के नेता लियाओ के विचार कुछ और थे, इसलिए उन्होंने पूछा, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? क्या करें? मुख्य बुजुर्ग की निगाहें गहरी हो गईं, तुम्हारा क्या मतलब है? यदि वास्तव में मंदिर के भीतर कोई अन्य विरासत है तो वह असाधारण होगी और हमें इसकी जांच करनी चाहिए। जांच करना? संप्रदाय के नेता लियाओ ने भौहें चढ़ाईं, आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है? मुख्य बुजुर्ग हिचकिचाया। संप्रदाय के नेता लियाओ ने आगे कहा, मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया है और विरासत नष्ट हो गई है। श्री झुआंग के शिष्य ही मुख्य संदिग्ध हैं, इसलिए। संप्रदाय के नेता लियाओ मुख्य बुजुर्ग के करीब गए और धीमी आवाज में बोले, हमें उन्हें यहाँ रखने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। इन्हें यहीं रखो। मुख्य बुजुर्ग ने विचारपूर्वक सोचा। संप्रदाय के नेता लियाओ ने सिर हिलाया और सुझाव दिया, हम पंचतत्व संप्रदाय के भीतर एक जांच से शुरू करते हैं, फिर उस लापता छोटे भूत को देखते हैं और फिर श्री झुआंग और उनके शिष्यों को। जांच स्पष्ट होने से पहले हमें उन्हें हिरासत में लेना सुनिश्चित करना होगा। यदि विरासत उनके हाथों में है तो हमें उसे वापस लेने का रास्ता खोजना होगा, यदि नहीं तो हम क्षमा मांगते हैं, सुधार करते हैं और इसे जाने देते हैं। ये सुनकर मुख्य बुजुर्ग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जैसे कि इसे छोड़ देना इतना आसान होगा। आपको क्या लगता है आप किसे रख रहे हैं? श्री झुआंग से निपटना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा उसके बगल में लकड़ी जैसा दिखने वाला वह बुजुर्ग, उसकी साधना और भी अथाह है। संप्रदाय के नेता लियाओ को पता था कि मुख्य बुजुर्ग किस बात को लेकर चिंतित थे और उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा, हम बल प्रयोग से पहले शिष्टाचार से आगे बढ़ते हैं, पहले उन्हें हमारे पंचतत्व संप्रदाय के साथ कुछ और दिन रुकने के लिए आमंत्रित करते हैं। चूंकि यह एक पैतृक संबंध है, इसलिए मेहमान के रूप में आना और संरचनाओं के बारे में ज्ञान का आदान प्रदान करना एक उचित अनुरोध है। वे शायद यहीं रहने का निर्णय ले लें। ये शिष्टाचार वाला हिस्सा है। अगर वे नहीं मानते तो हम बल का सहारा लेते हैं। श्री झुआंग और वरिष्ठ जन असाधारण साधना के स्वामी हो सकते हैं, लेकिन उनके शिष्य केवल क्यूई शोधन स्तर पर हैं। इन दिनों में उन्होंने हमारे पंचतत्व संप्रदाय के शिष्यों के साथ हाथ मिलाया है। यद्यपि क्यूई शोधन से अधिक मजबूत, शायद फाउंडेशन स्थापना के बराबर भी, वे अभी भी फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में हैं और हमारे 5 तत्व संप्रदाय पर पलटवार नहीं कर सकते। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के साथ कहानियों का अनुभव करें। श्री झुआंग उदासीन प्रतीत होते हैं, लेकिन स्पष्टतः वे अपने शिष्यों की बहुत परवाह करते हैं, विशेष रूप से मो नामक शिष्य की, जिस पर वे बहुत स्नेह करते हैं।
हमें बस उस छोटे से शिष्य को, नहीं, किसी भी एक शिष्य को नियंत्रित करने की जरूरत है, और इसका उपयोग श्री जुआंग को धमकाने के लिए करना है, और उसके पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। अगर यह अभी भी काम नहीं करता है, संप्रदाय के नेता लियाओ ने आकाश की ओर इशारा करते हुए गंभीर स्वर में कहा, हमारे पास अभी भी 5 तत्व पर्वत रक्षक संरचना है। मुख्य बुजुर्ग हैरान रह गए, बड़े गठन को सक्रिय करने के लिए। संप्रदाय के नेता लियाओ ने सिर हिलाया, एक बार जब बड़ा गठन सक्रिय हो जाएगा तो हम उन्हें रखने के बारे में चिंता नहीं करेंगे। भले ही उनकी साधना मजबूत हो, वे स्वर्गीय दाव के प्रतिबंधों को पार करने का साहस नहीं करेंगे और वे अनिवार्य रूप से बड़े गठन के भीतर फंस जाएंगे। मुख्य बुजुर्ग ने सोचते हुए भौहें चढ़ाईं। उसे लगा कि संप्रदाय के नेता लियाओ की बात सही हो सकती है, लेकिन उसके दिल में अभी भी आत्मविश्वास की कमी थी। बैकवोट 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 अभी भी श्री जुआंग को दुश्मन बनाने की हिम्मत नहीं कर पाया। विशेष रूप से 5 तत्व संप्रदाय के द्वार के भीतर, पर्वतीय सुरक्षा व्यूह के भीतर श्री जुआंग का सीधा सामना करने के लिए। चेहरे को इस तरह से नोचना, क्या ये थोड़ा कठोर नहीं है? मुख्य बुजुर्ग ने अपनी चिंता व्यक्त की। संप्रदाय के नेता लियाओ ने एक कदम पीछे हटकर धीरे से कहा, मुख्य बुजुर्ग, ऐसा नहीं है कि हमें श्री जुआंग के साथ अपना चेहरा फाड़ना होगा। यदि हम उसके साथ बहुत दयालुता से पेश आएं और वह यहीं रहने का निर्णय ले ले, तो क्या ये और भी बेहतर नहीं होगा? भले ही हमें बड़े संगठन को सक्रिय करना पड़े और हथियार उठाने पड़े, हमें मौत तक लड़ने की जरूरत नहीं है। हमें बस उसे हमारे पंचतत्व संप्रदाय की विरासत सौंपने की जरूरत है, भले ही वह आधी ही क्यों न हो। यह बाहरी लोगों के हाथों सब कुछ खो देने से बेहतर है। हमारे पास संप्रदाय में अपने पूर्वजों को बताने के लिए भी कुछ होगा। मुख्य बुजुर्ग, संप्रदाय के नेता लियाओ ने मुख्य बुजुर्ग की ओर देखा। उनके स्वर में गंभीरता थी और उन्होंने कहा, विरासत बहुत महत्वपूर्ण है। विरासत का बहुत महत्व है। मुख्य बुजुर्ग का दिल कांप उठा। वास्तव में ये सब 5 तत्व संप्रदाय की विरासत के लिए है। यदि जोखिम भी हो तो उसे उठाना ही होगा। मुख्य बुजुर्ग ने संप्रदाय के नेता लियाओ की ओर एक बार फिर देखा और मन ही मन सिर हिलाया। इस संप्रदाय के नेता के पास, यद्यपि उसका क्षेत्र और दृष्टि कुछ सीमित थी, फिर भी उसके पास कुछ उपाय थे और जब जरूरत होती थी तो वह कुछ रणनीतियां बना सकता था। ठीक है, मुख्य बुजुर्ग ने सिर हिलाया, तो फिर आगे बढ़ो और तैयारी करो। हमें उन्हें पंचतत्व संप्रदाय में ही रखना होगा। संप्रदाय के नेता लियाओ का चेहरा खुशी से चमक उठा और उन्होंने सहमति में अपने हाथ जोड़ लिए। जब दोनों ने चर्चा समाप्त कर ली, तब भी मुख्य बुजुर्ग मंदिर के सामने ही बैठे रहे। वे चिंतन करते रहे और चिंता से भरे रहे। संप्रदाय के नेता लियाओ ने अकेले ही गठन मंडप छोड़ दिया। रात हो चुकी थी और फॉर्मेशन पवेलियन के बाहर नक्काशीदार बीम और रंगे हुए शहतीरें सोने की चमक और दीप्तिमान दिख रही थीं। जैसे ही संप्रदाय नेता लियाओ ने गठन मंडप से बाहर कदम रखा, उसने पीछे मुड़कर देखा और उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। विरासत बहुत महत्वपूर्ण है। विरासत मेरी गांड। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के साथ आपकी यात्रा जारी है। इस समय पंचतत्व संप्रदाय के पास क्या विरासत है? फॉर्मेशन के अध्ययन में गिरावट आई थी तथा फॉर्मेशन मास्टर्स लुप्त हो गए थे। अब पृथ्वी और लकड़ी पर निर्मित 5 तत्व संप्रदाय केवल सत ही था, ठीक उस मंदिर की तरह बाहर से चमकने वाले एक खाली खोल से अधिक कुछ नहीं। बिना लोगों के, बिना संरचनाओं के एक खाली खोल का क्या उपयोग था? संप्रदाय का पुनरुत्थान एक मजाक था। संप्रदाय के नेता लियाओ ने तिरस्कार से उपहास किया, फिर अपनी उंगली पर जैद की अंगूठी घुमाई। लेकिन ये सब नुकसान नहीं था। वर्षों से उसने इससे खूब लाभ उठाया था। इस सड़ती हुई लकड़ी और शहतीरों से आखिरी कतरा भी निचोड़ लिया था और खूब दौलत कमाई थी। अब भागने का समय आ गया था। ये गंदगी किसी और की समस्या थी। आत्मा पत्थर उसके अपने थे। जहां तक 5 तत्व संप्रदाय का प्रश्न है, संप्रदाय के नेता लियाओ ने ठंडी सांस ली। हालांकि वह वास्तव में पंचतत्व संप्रदाय का व्यक्ति था, पर यह सिर्फ एक उपाधि थी। गठबंधन बदलना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उनके जाने से पहले पंचतत्व संप्रदाय का अभी भी एक अंतिम उपयोग था। संप्रदाय के नेता लियाओ ने पंचतत्व संप्रदाय के संपूर्ण पर्वतीय द्वार को देखा। उनके मुंह पर ठंडे इरादे की छाप उभर आई। 2 दिन बाद संप्रदाय के नेता लियाओ ने श्री जुआंग से मुलाकात की। वह अभी भी स्पष्ट भाव से, बिना किसी षड्यंत्र के, गंभीरता से कह रहा था, मैं लंबे समय से सीनियर जुआंग की प्रशंसा करता रहा हूं और पहले हुई कठिनाइयों और आरोपों के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। कृपया मुझे माफ करें।
श्री जुआंग ने सहमति या असहमति व्यक्त नहीं की। संप्रदाय के नेता लियाओ ने आगे कहा, उद्धरण चिन्ह ... अब जबकि उत्तराधिकार के मामले सुलझ गए हैं और समय सही है, मैं विनम्रतापूर्वक आपसे अनुरोध करता हूं कि आप पंचतत्व संप्रदाय में अतिथि के रूप में कुछ और समय बिताएं, ताकि मुझे मेजबान के रूप में थोड़ा आतिथ्य दिखाने का अवसर मिल सके। संप्रदाय के नेता लियाओ के शब्द ईमानदार लग रहे थे, लेकिन वह अंदर से बहुत घबराए हुए थे। वह श्री जुआंग के इरादों को समझ नहीं पा रहा था, श्री जुआंग के विचारों को समझ नहीं पा रहा था, और ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वह श्री जुआंग की गहरी निगाहों के नीचे सुइयों के समान बेचैन हो रहा हो और उसे बहुत पसीना आ रहा हो। संप्रदाय के नेता लियाओ उत्सुकता से श्री जुआंग की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक क्षण विचार करने के बाद श्री जुआंग ने अचानक कहा, ठीक है। इस एक शब्द ठीक है ने संप्रदाय नेता लियाओ को बहुत राहत दी। वह काफी हल्का महसूस कर रहा था और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और बोला, मैं सीनियर के उपकार के लिए बहुत आभारी हूँ। श्री जुआंग ने थोड़ा सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा और चाय पीने के लिए अपना कप उठा लिया। संप्रदाय के नेता लियाओ को संकेत समझ आ गया, इसलिए उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, तो फिर मैं सीनियर की साधना में और कोई बाधा नहीं डालूंगा, मैं विदा लेता हूँ। संप्रदाय के नेता लियाओ के चले जाने के बाद श्री जुआंग ने मोहुआ को बुलाया, एक पल के लिए सोचा और फिर निर्देश दिया, इस दौरान लगन से अभ्यास करो। तुम यहाँ पंचतत्व संप्रदाय में अपनी नींव स्थापित करोगे। मोहुआ चौंका, यहाँ पंचतत्व संप्रदाय वास्तव में सुरक्षित आश्रय नहीं था। ऊपर से नीचे तक उनके प्रति ईर्ष्या और घृणा दोनों थी। यदि प्रत्यक्ष शत्रुता नहीं थी तो कम से कम रवैया अमित्रतापूर्ण था। लेकिन श्री जुआंग ने आत्मविश्वास से कहा, कोई बात नहीं, अपनी नींव यहीं स्थापित करो। मोहुआ कुछ उलझन में था, क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं है? क्यूई शोधन के 9वें स्तर तक पहुंचने के बाद अभी कुछ ही महीने हुए थे और उसका क्यूई सागर अभी तक स्थिर नहीं था, उसकी नींव ठोस नहीं थी और उसकी साधना दृढ़ नहीं थी। अब उनकी नींव स्थापित करना बहुत जल्दबाजी भरा काम लग रहा था। श्री जुआंग ने धीरे से कहा, आपका आध्यात्मिक मूल उतना महान नहीं है और आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति को चाहे जितना भी निखार लें, वह काफी है, इसलिए आपको इतनी सारी आवश्यकताओं की आवश्यकता नहीं है। अपने क्षेत्र को निखारने की जहमत मत उठाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नींव ठोस नहीं है, जब तक आप इसे तोड़ सकते हैं, वह काफी अच्छा है। यद्यपि वह धीरे बोलता था, फिर भी उसके शब्द चुभते थे। ठीक है। मोहुआ ने सिर हिलाया और फिर पूछा, गुरुजी, मेरी दिव्य अनुभूति के बारे में क्या वह भी पर्याप्त है? क्या पंचतत्व आत्मा संरचना का चित्रांकन करने से आपकी दिव्य अनुभूति बढ़ती है? श्री जुआंग ने पूछा। हाँ, लेकिन ज्यादा नहीं, मोहुआ ने सच्चाई से जवाब दिया। क्या आप 13 पट्टियों तक पहुंच सकते हैं? मोहुआ ने इसके बारे में सोचा और अपना सिर हिलाया, ये बहुत मुश्किल लगता है। जब भी उन्हें मौका मिलता था वे 5 तत्वों की आत्मा संरचना का चित्र बनाते थे। धातु, लकड़ी, जल, अग्नि, पृथ्वी, उन्होंने 5 तत्वों की आत्मा संरचनाओं को बार बार चित्रित किया। दिन में और यहाँ तक कि रात में भी ताओवादी स्तंभ पर चित्रकारी। उनकी दिव्य अनुभूति वास्तव में धीरे धीरे और काफी तेजी से बढ़ रही थी, जो उस समय की तुलना में अधिक मजबूत थी जब वे आध्यात्मिक धुरी संरचना बना रहे थे। यद्यपि 5 तत्वों की आत्मा संरचना के लिए 13 पट्टियां आवश्यक थीं, क्योंकि दिव्य इंद्रिय दांव बन जाती है। दिव्य इंद्रिय के एक भाग को पृथक करके संरचना में विलय करने की आवश्यकता थी, जिससे वह आध्यात्मिक शक्ति के साथ एक हो जाए। वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर रोमांच खोजें। अतः वास्तव में भस्म हुई दिव्य इंद्रिय 13 धारियों से थोड़ी अधिक थी, और आध्यात्मिक धुरी संरचना में केवल 12 पैटर्न थे। यदि आध्यात्मिक धुरी संरचना द्वारा सुदृढ़ दिव्य भावना एक छोटी सी धारा होती, तब 5 तत्वों की आत्मा संरचना द्वारा मजबूत दिव्य भावना एक छोटी नदी होगी। लेकिन 13 से 14 पट्टियों की दहलीज के सामने चाहे छोटी सी धारा हो या छोटी सी नदी, दोनों ही कुछ हद तक महत्वहीन लगती हैं। यह एक खड्ड में पानी डालने जैसा है, पानी कम नहीं है, लेकिन खड्ड अथाह गहरी है और कभी नहीं भरी जा सकती। श्री जुआंग ने एक क्षण विचार किया और कहा, तो फिर इसे भूल जाओ, बस 13 धारियों वाली दिव्य भावना के शिखर के साथ नींव का निर्माण करो। तुम्हें 14 पट्टियों तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। मोहुआ ने कमजोरी से पूछा। श्री जुआंग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। अब और जोर नहीं देना। हालांकि 14 धारियां अच्छी हैं, पर वे सचमुच बहुत कठिन हैं, और योजनाएं परिवर्तनों के साथ तालमेल नहीं रख सकती। अब ज्यादा समय नहीं बचा है।
श्री जुआंग की निगाहों में क्षणिक उदासी थी, उसके बाद उन्होंने निर्देश दिया, आप बस 13 धारियों वाली दिव्य भावना के शिखर पर अपनी नींव रखें। हालांकि यह अत्यंत सर्वोच्च नहीं है, यह पहले से ही बहुत अच्छा है। श्री जुआंग मूल रूप से बहुत मजबूत कहना चाहते थे, लेकिन वह एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर भी नहीं चाहते थे कि महुआ अभिमानी हो जाए। हालांकि सभी निष्पक्षता में क्यूई शोधन में 13 पट्टियों के शिखर पर दिव्य भावना होना उनकी मान्यता में अत्यंत दुर्लभ है, यहाँ तक कि सीमा पर भी माना जाता है। इससे आगे जाना सचमुच बहुत कठिन है। श्री जुआंग ने गंभीरता से कहा, यदि आप 13 पट्टियों वाली दिव्य भावना के शिखर के साथ अपनी नींव बनाते हैं, तो सैद्धांतिक रूप से आपको बाधाओं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए और आपकी दिव्य भावना कई गुना बढ़नी चाहिए। 14 और 16 पट्टियों के बीच क्यूई फाउंडेशन मध्य चरण तक पहुंचना चाहिए। जहां तक सटीक राशि का सवाल है, ये ताओवादी कौशल पर निर्भर करेगा। मो हुआ ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, यदि दिव्य ज्ञान बढ़ता है तो ये 26 धारियां क्यों नहीं होती? श्री जुआंग अचंभित हो गए और मो हुआ के माथे पर हल्के से थपथपाया। तुम क्या सोच रहे हो? दिव्य ज्ञान की वृद्धि केवल अंकगणित नहीं है। पैटर्न की संख्या तो बस एक पैमाना है। 2 पैमानों के बीच दिव्य अनुभूति की मात्रा उतनी ही भिन्न हो सकती है जितनी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच। क्यूई शोधन में 9 धारियां और फाउंडेशन स्थापना में 10 धारियां पहले से ही एक बड़ा अंतर है, एक पूर्ण डबल। 26 धारियां, ये पहले से ही गोल्डन कोर है। ऐसा सौभाग्य यूं ही नहीं मिल जाता। मो हुआ शर्म से मुस्कुराया, फिर उत्सुकता से फिर पूछा, गुरुदेव, क्या दिव्य भावना में असमानता भी फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक और मध्य चरणों के बीच पूरी तरह से दोगुनी है? श्री जुआंग ने उत्तर दिया, जरूरी नहीं। फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक और मध्य चरणों के बीच दिव्य भावना असमानता महत्वपूर्ण है, लेकिन ये पूर्ण रूप से दोगुनी नहीं होगी। मो हुआ ने अपने उत्सुक दिमाग से तुरंत एक और सवाल ढूंढ लिया, तो फिर मेरी दिव्य भावना मेरे सफलता पर बढ़ने के बाद ही नींव स्थापना के मध्य चरण तक क्यों पहुंच सकती है? श्री जुआंग ने चाय की चुस्की ली और मो हुआ को समझाना जारी रखा, क्योंकि आप दिव्य ज्ञान के साथ जितना आगे बढ़ेंगे उसका विकास उतना ही धीमा और कठिन होता जाएगा। इसके अलावा आपकी स्थिति काफी विशेष है। आपकी वर्तमान दिव्य भावना पहले से ही बहुत मजबूत है, इसलिए आपके क्षेत्र में सफलता से दिव्य भावना में काफी वृद्धि होगी, लेकिन यह जरूरी नहीं कि दोगुनी हो। स्वर्गीय दाव संतुलन बनाए रखता है, हमेशा सीमाओं के साथ और अक्सर कई प्रतिबंधों के साथ। यदि यह सीमित न होता तो आपकी दिव्य भावना सचमुच अनियंत्रित और अदम्य हो जाती। श्री जुआंग ने मो हुआ की ओर देखा और चुपचाप आह भरी। मो हुआ ने सिर हिलाया जैसे वह समझ गया हो। ठीक है, अपनी साधना पर ध्यान दो। श्री जुआंग ने मो हुआ की ओर फिर से देखा और एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा, मेरा अनुमान है कि 1 महीने से भी कम समय में आपकी साधना लगभग पूरी हो जाएगी। इस क्षेत्र को तोड़ने का प्रयास करें और देखें कि स्वर्ग ज्ञान जुए की बाधा क्या है, फिर हम बाधा को तोड़ने और ताओवादी फाउंडेशन बनाने का रास्ता खोज सकते हैं। हाँ, मो हुआ ने सिर हिलाया, उसकी आंखें चमक रही थीं। यद्यपि वह 14 पट्टियां तक नहीं पहुंच सका और यह अफसोस की बात थी, फिर भी वह फाउंडेशन स्थापना के कगार पर पहुंचकर बहुत खुश था। 14 धारियों के बिना भी ऐसा ही हो। मनुष्य पृथ्वी का अनुसरण करता है, पृथ्वी स्वर्ग का अनुसरण करती है, स्वर्ग ताओ का अनुसरण करता है और ताओ प्रकृति का अनुसरण करता है। ताओ साधना का अर्थ है किसी भी चीज पर दबाव डाले बिना चीजों के प्राकृतिक क्रम का अनुसरण करना। आपको अपनी क्षमता से अधिक काम नहीं लेना चाहिए। अगले महीने मो हुआ ने पूरी तरह से अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित किया तथा अथक प्रयास करते हुए आत्मा पत्थरों को अवशोषित किया। यहाँ तक कि फॉर्मेशन का अध्ययन करते समय भी वह इसे केवल दोपहर 1 बजे ताओवादी स्टेल पर ही करते थे और दिन के उजाले के दौरान वह अपना अधिकांश समय ध्यान करने और स्पिरिट स्टोन्स को आत्मसात करने में बिताते थे। सामान्य खेती के लिए स्थिर गति की आवश्यकता होती है, जैसे लगातार टपकने से पत्थर घिस जाता है। प्रतिदिन दृढ़ता से अभ्यास करने से आप निपुण बन सकते हैं, लेकिन अब फाउंडेशन स्थापना के कगार पर अधिक समय और अधिक स्पिरिट स्टोन्स खर्च करना आवश्यक है ताकि समय और स्पिरिट स्टोन्स दोनों का अत्याधुनिक उपयोग किया जा सके। मो हुआ ने एकनिष्ठ भक्ति के साथ साधना की फाउंडेशन स्थापना की तैयारी की। बाय जिक्सी और बाय जिशेंग ये जानते हुए कि मो हुआ अपनी नींव बनाने वाला था, उसे परेशान नहीं किया और चुपचाप अपने कनिष्ठ भाई की रक्षा की ताकि उसकी साधना में कोई दुर्घटना या दूसरों से कोई व्यवधान न हो। और मो हुआ की खेती सुचारू रूप से आगे बढ़ रही थी।
आत्मा के पत्थर एक के बाद एक भस्म हो रहे थे और आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही थी। अंततः 1 महीने के बाद मोहुआ की साधना क्यूई शोधन के 9वें स्तर के शिखर पर पहुंच गई। साथ ही उन्होंने फाउंडेशन स्थापना की बाधाओं पर भी बात की। बैकवर्ड उस दिन मोहुआ हमेशा की तरह साधना कर रहा था जब अचानक उसका क्यूई सागर कांप उठा और अपने आप भर गया। मोहुआ की अभिव्यक्ति खुशी से चमक उठी। 9वीं परत पूर्णता तक पहुंच गई थी और आध्यात्मिक शक्ति उमड़ पड़ी थी। उन्होंने फाउंडेशन स्थापना की दहलीज को छू लिया था। प्रचुर आध्यात्मिक शक्ति क्यूई सागर के भीतर संघनित होकर प्रसारित होने लगी, धीरे धीरे धुंध, नमी और आर्द्र की परत की तरह जमने लगी। यह आध्यात्मिक शक्ति की शीघ्रता से विकसित होने का पूर्व संकेत था, साथ ही फाउंडेशन स्थापना के लिए एक पूर्वापेक्षा भी थी। आध्यात्मिक शक्ति पारा की तरह नींव स्थापना के लिए ऊपर की ओर बढ़ रही है, लेकिन इससे पहले कि आध्यात्मिक शक्ति को उस तीव्र अवस्था तक परिष्कृत किया जा सके, एक बाधा को पार करना आवश्यक था। यह बाधा व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न होती है, जो मुख्यतः साधना तकनीक और साधक के आध्यात्मिक मूल पर निर्भर करती है। मोहुआ की साधना तकनीक तियानयान जुए थी। अतः तियानयान जुए के अनुसार फाउंडेशन स्थापना के लिए बाधा चेतना के सागर के भीतर थी। निश्चित रूप से कुछ ही क्षणों बाद वह उमड़ती हुई आध्यात्मिक शक्ति आध्यात्मिक रेशम के पतले धागों में बदल गई, जो क्यूई सागर से बहते हुए देशांतर रेखाओं का अनुसरण करते हुए बाहुई में एकत्रित हुई, फिर स्वर्गीय द्वार पर भीतर की ओर रिश्ते हुए मोहुआ के चेतना सागर में प्रवेश कर गई। चेतना के सागर में प्रवेश करने वाली आध्यात्मिक शक्ति तंतुओं में परिवर्तित हो गई और निर्माण पैटर्न में बुनने लगी। ये दृश्य मोहुआ के लिए अपरिचित नहीं था। उन्होंने इसका अनुभव तब किया था जब वे क्यूई शोधन के प्रारंभिक चरण से मध्य चरण में पहुंचे थे और फिर क्यूई शोधन के मध्य चरण से अंतिम चरण में पहुंचे थे। ये समय कोई अलग नहीं था। आध्यात्मिक धागों ने पैटर्न की रूपरेखा बनाई और रहस्यमय संरचनाएं बनाई, जो चेतना के सागर को ढकती थीं। मोहुआ को एक बात की चिंता थी कि क्या ये रहस्यमय संरचना प्रथम श्रेणी के 9 पैटर्न से आगे बढ़कर 10 पैटर्न या उससे भी उच्च पैटर्न में बदल जाएगी, जिसे मोहुआ ने पहले कभी नहीं देखा या सीखा था। परम संरचना। तब संरचना को हल करके इस अड़चन पर काबू पाना अत्यंत कठिन होगा। फाउंडेशन की स्थापना का उनका प्रयास भी अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। मोहुआ ने आध्यात्मिक धागों को कुछ घबराहट से देखा और देखा कि वे रहस्यमयी संरचनाएं फूलों की तरह बुन रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने राहत की सांस ली। ये केवल एक संयुक्त संरचना थी और वे सभी काफी सरल थीं। फॉर्मेशन महारत के अपने वर्तमान स्तर के साथ कंपाउंड फॉर्मेशन को तोड़ना अभी भी उनकी क्षमताओं के भीतर था। वह भाग्यशाली भी था कि उसके गुरु ने उसे कई उन्नत निर्माण सिद्धांत सिखाए थे और उसे निर्माणों के साथ खुद को स्थापित करने और दिव्य ज्ञान से दांव को सिद्ध करने का निर्देश दिया था। निर्माणों के बारे में उसका ज्ञान किसी भी औसत प्रथम श्रेणी के निर्माण गुरु से कहीं अधिक था। अन्यथा एक संयुक्त संरचना को तोड़ना भी काफी परेशानी भरा होगा। अब ऐसा लग रहा था कि अपने फाउंडेशन को सुचारू रूप से स्थापित करने के लिए उन्हें और भी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कड़ी मेहनत का हमेशा फल मिलता है। मोहुआ ने मन ही मन जश्न मनाया। हालांकि कुछ देर बाद उसकी अभिव्यक्ति स्थिर हो गई और उसका चेहरा अधिक गंभीर हो गया। कुछ गड़बड़ थी। रहस्यमय संरचनाएं लगातार प्रकट होती रहीं और रुकने का कोई संकेत नहीं था। एक के बाद एक यौगिक संरचना धीरे धीरे अस्तित्व में आए और एक दूसरे से जुड़ गई। जैसे जैसे रहस्यमय संरचनाएं एकत्रित होती गईं, सर्दियों की गहराई में बर्फ के टुकड़ों की तरह परत दर परत उन्होंने चेतना के पूरे सागर को ढक लिया। जब रहस्यमय संरचनाओं का निर्माण पूरा हो गया, मोहुआ का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। यह क्या था? रेशम के धागों के समान घनी आध्यात्मिक शक्ति ने संरचनाओं का एक संपूर्ण संसार बुना, एक विशाल कोकून की तरह जिसने पूरी तरह से उसकी चेतना के सागर को ढक लिया। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के माध्यम से अपडेट रहें। यह रहस्यमय संरचनाओं से बना एक विशाल गठन था। मोहुआ बहुत ज्यादा हिल गया था। एक कोकून जैसी विशाल संरचना जो चेतना के सागर को छुपाए हुए है। क्या वह अंततः फंस जाएगा या फिर तितली की तरह अपने कोकून से मुक्त हो जाएगा? मोहुआ काफी देर तक चुप रहा और उसके पास शब्द नहीं थे। यह बहुत अपमानजनक था। फाउंडेशन की स्थापना में ऐसी बाधा कैसे आ सकती है? मोहुआ ने फिर से विशाल रहस्यमय संरचना पर नजर डाली। उसकी दिव्य इंद्रिय उस पर घूम रही थी, मोटे तौर पर संरचनाओं की गिनती कर रही थी। उसकी निगाहें कांप रही थीं।
संपूर्ण विशाल संरचना में हजारों नहीं तो लाखों रहस्यमय संरचनाएं मौजूद थीं। क्या उसे उनमें से प्रत्येक को हल करना था? क्या इसमें समय का अंत लगेगा? मुहुआ ने भौहें चढ़ाईं और कुछ रहस्यमय संरचनाओं को सुलझाने की कोशिश की। रहस्यमय संरचनाओं को सुलझाना कठिन नहीं था, ये तो उनकी विशाल संख्या ही थी जो भारी थी। मुहुआ ने एक अनुमान लगाया। प्रतिदिन 10 संरचनाओं को हल करने के बाद इस रहस्यमय संरचना को पूरी तरह से नष्ट करने में लगभग 10 से 20 वर्ष लगेंगे, जिसने उसे कोकून की तरह फंसा रखा था। कुछ और रहस्यमय संरचनाओं को हल करने और फिर से ऊपर देखने के बाद मुहुआ ने गहरी सांस ली, शक्तिहीनता की भावना से अभिभूत हो गया। उसके सामने संरचनाओं का एक अंतहीन विशाल समुद्र था, और जो कुछ रहस्यमयी संरचनाएं उसने अभी अभी सुलझाई थीं, वे सागर में एक बूंद के अलावा कुछ नहीं थीं। हल करने के लिए शेष सभी रहस्यमय संरचनाओं के बारे में सोचने मात्र से ही मुहुआ के सिर में झुनझुनी होने लगी। और यह सबसे अधिक परेशानी वाली बात भी नहीं थी। यदि ये रहस्यमय संरचनाएं मिलकर एक बड़ी संरचना बनाती हैं, तो सबसे कठिन पहलू इसकी संरचना धुरी में होगा। एक रहस्यमय संरचना के निर्माण धुरी की संरचना क्या हो सकती है, और इसका समाधान कैसे किया जाना चाहिए, मुहुआ पूरी तरह से अनजान था। यह कोई ऐसी समस्या नहीं थी जिसे कोई व्यक्ति अकेले हल कर सके। एक विशाल संरचना के निर्माण के लिए अपार जनशक्ति की आवश्यकता होती है, तथा इसे हल करने के लिए और भी अधिक मात्रा में दिव्य इंद्रिय गणना की आवश्यकता होती है। एक संरचना को तोड़ना उसे बनाने से कहीं अधिक कष्टकारी होता है। वह क्या करे? मुहुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। समाधान के अलावा एकमात्र अन्य तरीका जिसके बारे में वह सोच सकता था, वह था विघटन। 5 तत्वों का वध करने वाला दानव महान स्वरूप उसके द्वारा उल्टी आत्मा स्वरूप के प्रयोग से पूरी तरह से विघटित हो गया था, तथा पीछे कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन समस्या ये थी कि यह सब उसके अपने चेतना सागर में हो रहा था। यदि वह बड़े समूह को विघटित कर दे तो संभवतः वह भी उसके साथ नष्ट हो जाएगा। मुहुआ ने फिर आह भरी, मैं केवल अपने गुरु से मार्गदर्शन मांग सकता हूँ। अगले दिन मुहुआ बिना देर किए श्री जुआंग को ढूंढने के लिए दौड़ा। श्री जुआंग चाय पी रहे थे जब उन्होंने ये समाचार सुना। उनकी गतिविधि रुक गई और उन्होंने धीरे से ऊपर देखा, एक बड़ी संरचना। हाँ, मुहुआ ने सिर हिलाया और कहा, उनमें से बहुत सारे, सभी मेरे चेतना के सागर को ढक रहे हैं, जटिल पैटर्न और घनी बुनी हुई आध्यात्मिक रेशम के साथ, एक हल्के नीले कोकून की तरह। श्री जुआंग की पुतलियां सिकुड़ गईं, एक कोकून। हाँ, मुहुआ ने फिर सिर हिलाया, फिर चिंता से पूछा, गुरुजी, क्या मैं अब भी अपना फाउंडेशन स्थापित कर पाऊंगा? श्री जुआंग की निगाहें एकाग्र हो गईं, और फिर वे हल्के से मुस्कुराते हुए गर्मजोशी से बोले, फाउंडेशन की स्थापना कब आसान थी? बाधाएं इसलिए बाधा है क्योंकि वे महानताओं द्वारा बाधित हैं और उन्हें पार करना कठिन है, अन्यथा इस दुनिया में हर किसी को ताओ साधना में कोई बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। चूंकि आप एक साधक हैं और स्वर्गीय ताओ की खोज करने के इच्छुक हैं, चाहे ये कठिन हो या नहीं, यह आपके ताओवादी हृदय में बाधा नहीं डालनी चाहिए। आप कल अपनी नींव स्थापित कर रहे होंगे और आपको अभी भी अपनी साधना जारी रखनी होगी और संरचनाओं को डिकोड करना होगा। भले ही आपकी नींव स्थापित करने में 10 या 20 साल लगें, वही कार्य प्रतीक्षा कर रहे हैं, साधना और गठन डिकोडिंग। साधक के रूप में हम सफलता या असफलता की चिंता किए बिना महान दाव की खोज करते हैं। हाथ में काम वही रहता है, लाभ या हानि के डर से खुद को डरपोक मत बनने दो। मुहुआ की मनस्थिति अचानक स्पष्ट हो गई और उसके सभी संदेह दूर हो गए। ठीक है, चिंता करना व्यर्थ है। अगर इस अड़चन को पार करने में सचमुच 1 या 2 दशक लगे तो ऐसा ही हो। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं संरचनाओं को समझने और उन्हें पार करने का काम छोड़ दूं और जीवन भर सिर्फ एक चीज शोधन साधक ही रह जाऊं? एक बार कोई मामला तय हो जाने पर अतीत और भविष्य की ओर देखना निरर्थक हो जाता है। आखिरकार जो काम करने होते हैं वे हमेशा एक जैसे ही होते हैं। मैं एक फॉर्मेशन मास्टर हूं, मुझे केवल फॉर्मेशन विधियों को सीखने और डिकोड करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। मेरे कार्यों की कठिनाई, सफलता या असफलता से मेरा ताओवादी हृदय विचलित नहीं होना चाहिए। मुहुआ का आरंभिक चिंतित हृदय धीरे धीरे शांत हो गया, उसकी सांस स्थिर हो गई और उसकी निगाहें दृढ़ हो गईं। श्री जुआंग को अंदर से आश्वस्त महसूस हुआ और उन्होंने मुस्कुराते हुए धीरे से सिर हिलाया। अच्छा, यह अच्छी बात है कि तुम समझ गए, लेकिन जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। रहस्यमय संरचना को पूरी तरह समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।
हाँ मास्टर। उनकी बातचीत के बाद मोहुआ विदाई देने के लिए खड़ा हुआ, वापस लौटने और रहस्यमय संरचना पर कुछ और विचार करने के लिए तैयार था, लेकिन श्री जुआंग ने अचानक मोहुआ को पुकारा, बोलने से पहले थोड़ा रुका। मोहुआ, मुझे उस रहस्यमय संरचना का हिस्सा दिखाओ जिस पर तुमने काम किया है। मोहुआ उलझन में लेकिन आज्ञाकारी कागज और ब्रश निकाला और रहस्यमय संरचना और उसके संरचना धुरी का एक हिस्सा बनाया। श्री जुआंग ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा। मोहुआ के जाने के बाद श्री जुआंग ने मोहुआ द्वारा बनाए गए रहस्यमय संरचना के भाग को देखा और उनकी अभिव्यक्ति अधिक गंभीर हो गई। बूढ़ा कोई प्रकट हुआ, उसने रहस्यमय संरचना पर एक नजर डाली और अपनी भौहें भी सिकोड़ लीं। क्या बात है, तुम्हें नहीं पता है ना? श्री जुआंग ने कुछ विचलित होकर कहा। बूढ़े कुई की निगाहें गहरी हो गईं, उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये स्पष्ट रूप से प्रथम श्रेणी की निर्माण विधि थी और एक रहस्य निर्माण भी थी, लेकिन ताओ साधना के उनके कई वर्षों के अनुभव में स्मरण का कोई निशान नहीं था। हाँ, श्री जुआंग ने धीरे से कहा, मैंने सोचा था कि मैं अपने जीवनकाल में इस तरह की संरचना फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। बूढ़े कुई की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। ये संरचना वास्तव में क्या है? इस संरचना को कहा जाता है। श्री जुआंग काफी देर तक चुप रहे, उनकी आंखों में संघर्ष के भाव थे, फिर अंततः बोले, रहस्यमय स्वर्ग महान संरचना। बूढ़े कुई की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। रहस्यमय स्वर्ग महान संरचना। श्री जुआंग ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। रहस्यमय स्वर्ग महान संरचना। बूढ़े कुई की अभिव्यक्ति बदल गई, कई बार झिझकते हुए मानो बोलना चाहते हों, लेकिन अंत में उन्होंने अपने शब्दों को निगल लिया और बस खाली आंखों से देखते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये रहस्यमय स्वर्ग महान संरचना कैसे हो सकती है? बूढ़े कुई की भौहें तन गईं। उन्होंने ज्यादा गहराई में जाने की कोशिश नहीं की, बल्कि पूछा, इस रहस्यमय स्वर्ग महान संरचना और एक नियमित रहस्य संरचना के बीच क्या अंतर है? श्री जुआंग ने अपना सिर हिलाया, यह अलग है। एक रहस्यमय संरचना एक विशाल संरचना का निर्माण कर सकती है, लेकिन ऐसी विशाल संरचना केवल सरल रहस्यमय सरणियों का एक संग्रह मात्र होती है। इसका पैमाना तो एक विशाल संरचना जैसा होता है, लेकिन इसमें सार का अभाव होता है। सख्ती से कहें तो इसे एक वास्तविक विशाल संरचना नहीं माना जाता। श्री जुआंग ने मोहुआ द्वारा पहले तैयार की गई निर्माण विधि पर एक और नजर डाली और आह भरी। रहस्यमय स्वर्ग महान संरचना अलग है। यह एक अत्यंत विशेष विशाल संरचना है। यह इतना अनोखा है कि यह पूरी तरह से अस्पष्ट है कि इस संरचना का वास्तविक सार क्या है। मौजूदा रहस्यमयी स्वर्गीय महान संरचनाओं का उपयोग उन रहस्यों को सील करने के लिए किया जाता है जो अज्ञात हैं। रहस्यमयी स्वर्ग महान संरचना में आकाश जितने विशाल रहस्य छिपे हैं। इसमें शामिल संरचनाओं के सिद्धांत भी विचित्र और असाधारण हैं। श्री जुआंग ने बूढ़े कुई को घूर कर देखा, मानो उसकी राय पूछ रहे हो या शायद खुद से सवाल कर रहे हो। रहस्यमय संरचना केवल डिकोडिंग के लिए एक युक्ति है, तो यह महान संरचना कैसे बन सकती है? और यह एक महान संरचना कैसे बन सकता है? सभी महान संरचनाएं असंख्य निर्माण विधियों का समन्वय करती हैं तथा मूल की एकरूपता पर बल देती हैं, चाहे वह मारना हो, फंसाना हो या बचाव करना हो। तो एक रहस्य संरचना किससे समन्वय करती है? इसका सामान्य उद्गम क्या है? इसका स्रोत क्या है? और यह किसकी वकालत करती है? क्या ये केवल एक रहस्य की अवधारणा है? आपका अगला अध्याय माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर है। और कौन इतना सक्षम, साहसी और इतना मजबूत दिव्य इंद्रिय गणना करने वाला है कि एक रहस्यमयी स्वर्गीय महान संरचना का निर्माण कर सके? इसके अलावा एक रहस्यमय स्वर्ग महान संरचना के निर्माण का उद्देश्य क्या है? ... श्री जुआंग ने काफी देर तक विचार किया, फिर अचानक उन्हें एहसास हुआ और वे खुद से बुदबुदाए, मैं गलत था, शुरू से ही मैं गलत था। तियानयान जुए साधना तकनीक में एक बड़ी समस्या है चेतना के सागर के भीतर रहस्यमय स्वर्गीय महान संरचना का निर्माण। ये तकनीक संभवतः मनुष्यों के अभ्यास के लिए नहीं बनाई गई है। शायद ये वास्तव में किसी प्रकार के दुष्ट राक्षस के लिए था, जैसा कि शाब्दिक व्याख्या से पता चलता है। वास्तव में इस तकनीक का निर्माण किसने किया? या फिर मुझे ये कहना चाहिए कि क्या ये सचमुच एक ऐसी तकनीक है जिसे मानव ने बनाया होगा? क्या मानव किसी साधना तकनीक पर निर्भर होकर किसी साधक के चेतना सागर के भीतर एक रहस्यमय स्वर्गीय महारचना का निर्माण कर सकते हैं? श्री जुआंग की भौहें और भी सिकुड़ गईं। प्राचीन खेती तकनीक, रहस्यमय स्वर्ग महान संरचना, तियानयान।
महान दाओ के पास 50 रास्ते हैं, तियानयान के पास 49 और मनुष्य एक से बच निकलते हैं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने धुंध के बीच कुछ महत्वपूर्ण चीज देख ली हो, मानो वह स्वयं रहस्यमयी स्वर्गीय महान संरचना में फंस गया हो। पर्याप्त, श्री ज्वांग ने आह भरी। अब मेरे पास इन समस्याओं पर विचार करने के लिए अधिक समय नहीं है। अब मुद्दा ये बच्चा है, मोह हुआ। क्या रहस्यमयी स्वर्गीय महान संरचना को डिकोड किया जा सकता है? बूढ़े कुई ने पूछा। भले ही यह रहस्यमयी स्वर्ग है, फिर भी यह एक रहस्यमय संरचना है, और यह केवल प्रथम श्रेणी की है। उस बच्चे मोह हुआ की संरचना विधियों में दक्षता के साथ इसे डिकोड किया जा सकता है। बस इतना ही। बस इतना है कि इसमें लगभग 1 दशक का समय लग सकता है। और ये तभी होगा जब सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। संपर्क